अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया भर में राइज है उसमें आपने देखा कि तमाम ममालिक जो हैं ऑलमोस्ट वो किसी न किसी लेवल पर बैरूनी जो कर्ज़े हैं उनके बोझ तले हुए दबे हुए हैं, और इसी वजह से जो है डेवलपमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, प्रोग्रेस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी में ही बहुत सारा बजट जो है मुल्कों का वो खर्च हो जाता है। अगर आप पूरी दुनिया की तमाम ममालिक का जो टोटल कर्जा है वो अगर आप देखो तो ये रिपोर्ट एक आई है जिसमें पता चला है कि 91 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है इस वक्त तमाम ममालिक के ऊपर। और अगर हम इस 91 ट्रिलियन डॉलर का डेबिट सर्विसिंग अगर हम सोचें कि हर साल कितनी होनी है, तो वो मेरे ख्याल में खाली उसकी जो सूद अदा करने के लिए 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखें कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल जीडीपी 2023 में पिछले साल रिकॉर्ड हुआ है वो ऑलमोस्ट 105 ट्रिलियन डॉलर था, और कर्जा कितना है हमारे मुल्कों के ऊपर, वो 91 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी अगर आप ये सोचो कि दुनिया के तमाम ममालिक इसी साल अपने तमाम कर्जे जो हैं वो पूरे के पूरे अदा कर दें, तो दैट मीन्स कि उनके पास, पूरी दुनिया के पास खाने के लिए और अपने तमाम काम करने के लिए कितने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स रह जाएंगे। शायद ये जो है ना 10 या 8 या 10 ट्रिलियन डॉलर रह जाएंगे। दैट मीन्स कि बिल्कुल भूख और अफलास में चली जाएगी पूरी ह्यूमैनिटी। इतनी ग्रेव सिचुएशन है इस प्रॉब्लम की, और वर्ल्ड बैंक और IMF अब जो है वो खुल करके ये बात कहने शुरू हो गए कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, और जिससे दुनिया के ममालिक को जो है ना अब निपटना पड़ेगा। और अब मज़ीद जो है खामोशी और मज़ीद जो है ना मतलब नज़रें चुरा लेना इस प्रॉब्लम से, ये इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। बिकॉज अगर आप एक कॉमन सेंस की मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप एक घर है, घराने के अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप कर्जा लेते हैं एक महीना किसी से और अपना खर्चा चला लेते हैं, फिर अगले महीने और कर्जा ले लेते हैं और उससे अगले महीने और कर्जा लेते चले जाते हैं, तो कब तक आपका ये सिस्टम चलेगा? यानी कि कब तक जो कर्जा देने वाले मुख्तलिफ लोग हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट उनका कायम रहेगा? कब तक जो है आप का जो कर्जे के बदले आप उन लोगों को सूद की रकम दे रहे होगे वो इतनी बढ़ जाएगी वो सूद की रकम, क्योंकि पिछले कर्जों की सूद की रकम पाइल अप होती जा रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप किसी से 1 लाख रुपया कर्जा ले रहे हो अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए, तो उस वक्त आपकी जो कर्जे की जो सूद आपने देना वो भी 1 लाख रुपया होगा। तो फिर किस तरह से ये एक सिस्टम चल सकता है? तो जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, और स्पेशली 1970 में जब निक्सन ने गोल्ड जो स्टैंडर्ड है वो ख़त्म कर दिया था कि किसी भी बैंक ट्रेजरी के पास अगर गोल्ड नहीं है तभी भी वो बैंक नोट्स जारी कर सकता है, मनी को जारी कर सकता है। उसके बाद से क्या हुआ कि फ्रॉम थिन एयर आप पैसा पैदा कर सकते हो हवा में से, और ये आपकी बैंक और आपकी मुल्क की सवाबदीद पे है कि आप कितने डॉलर्स, कितने अपने रुपीस जो है ना वो प्रिंट कर रहे हो। और पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको एक सिस्टम के अंदर जो है पिरो दिया गया जिसमें ये डिसाइड हो गया कि यूएस का जो डॉलर है वो उसकी एक डोमिनेंट पोजीशन होगी, और यूएस जो है वो दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज भी रखेगा, और यूएस उसकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट भी करेगा, और उसकी वजह से उसके लिए वो आज़ाद होगा कि वो कितने मर्जी डॉलर्स प्रिंट कर ले और इस्तेमाल कर ले, और बाकी जो मुल्क हैं उनको उसके साथ टैग इन करना पड़ेगा। सो ये सिस्टम जब चला तो यूएस ने कितना ज़्यादा जो है वो पैसे प्रिंट करनी शुरू कर दी, और कितने ज़्यादा उसने दुनिया में कर्जे देना शुरू कर दिए। यानी यूएस का ही अगर आप डेबिट ले लो तो इस वक्त यूएस की ने जो हर साल डेबिट की सर्विसिंग में यानी सूद देना है वो 1 ट्रिलियन डॉलर है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर अगर आपने सूद की रकम देनी है, आप सोचें कि पाकिस्तान का तो टोटल डेबिट जो है वो मतलब शायद 100 बिलियन डॉलर्स के करीब कहीं होगा, वो भी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। लेकिन उसी का जो सूद देना है वो हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो किस तरह मुमकिन है कि यूएस जो है वो इतना बड़ा जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सूद जो है वो अदा करेगी? और इस चार्ट से भी बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इससे आपको ये दिख रहा है कि 1970 में
جبکہ گولڈ اسٹینڈرڈ قائم تھا اس وقت یہ US کا جو قرضہ تھا وہ کتنا کم تھا. اور پھر جب اس کے گولڈ اسٹینڈرڈ ختم ہو گیا اور اس نے بے تحاشا یعنی کہ یہ لائک ڈالرز پرنٹ کرنے شروع کر دیے تو پھر اس کا قرضہ اس کا اپنا ہی قرضہ کتنا تیزی سے شوٹ اپ کر گیا اور لائک 1980 میں 200 بلین اس کے اوپر قرضہ تھا جو کہ اس وقت ابھی پاکستان پہ شاید اس سے بھی کم ہے. اور اس کے بعد 2010 میں 400 بلین اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2020 تک آتے آتے ان کا قرضہ جو ہے وہ 19 میں جو ہے وہ 600 بلین, 20 میں 800 بلین اور اب 2023 میں یعنی $1 ٹریلین سے زیادہ ہے جو قرضہ اس نے ادا کرنا ہے. اور the cost of paying for America's national debt crosses $1 trillion mark in 2023 driven by high interest rate and a record 34 trillion mountain of debts. یعنی اتنی زیادہ قرضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے US نے. اور کیسے اتنا زیادہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے اس US کے اندر قرضہ کیسے ہوا ہے یہ وہ ان کی بانڈ مارکیٹ اور ان کی ٹریجری بانڈز جو ڈفرینٹ ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ یہ بانڈ کا یہ چکر ہوتا ہے کہ US کا جو کنٹری ہے وہ ایک بانڈ ایشو کرے گا جیسے فار ایگزامپل $10 ملین کا بانڈ وہ ایشو کریں گے. اب وہ بانڈ جو ہے وہ آفر کریں گے ڈفرینٹ کنٹریز کو کہ آپ ہمیں $10 ملین دے دو, بانڈ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور ہم اس $10 ملین کے بدلے میں آپ کو ہر سال پروفٹ دیتے رہیں گے. تو ان کے پاس کیونکہ سرپلس منی چائنا کے پاس ہے یا اور کسی کنٹری کے پاس تو وہ اپنا سرپلس منی کو US کو حوالے کر دیتے ہیں, ان سے یہ بانڈ خرید لیتے ہیں. اب چائنا کا یا کسی اور کنٹری کا $10 ملین US کے پاس آ گیا اور بانڈ کا جو کاغذ ہے وہ چائنا کے پاس آ گیا جس کے عوض ان کو ہر سال وہ پروفٹ مل رہا ہے. اب چائنا کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہ بانڈ کا کاغذ US کو واپس کر کے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے $10 ملین واپس کر دو اور اس وقت اس کو واپس کرنے پڑیں گے. تو اس طرح کے بے شمار بانڈ جو ہے US نے دنیا بھر میں ممالک کو جو ہے نا ایشو کیے ہوئے ہیں اور صرف ان کی جو انٹرسٹ ہے اور مزید اور طرح کے جو قرضے اس کے اوپر ہیں US کے اوپر, اپنے فیڈرل ریزرو کے بھی اس کے اوپر بہت سارے قرضے کیونکہ وہ جتنی GDP ان کی ہوتی ہے اس سے زیادہ منی پرنٹ کر کے اپنا خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ملا کر اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ آپ اس کو صرف سود دینے کے لیے $1 ٹریلین دینے پڑ رہے ہیں. اس سے میں آپ کو کمپیئر کر کے بتا رہی ہوں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں کتنا ہمارا اوپر قرضہ ہے, $124 بلین ہمارے اوپر قرضہ ہے اور اس کی جو سود ہمیں ہر سال دینا پڑتا ہے وہ آلموسٹ 2-3 بلین ہوگا. سو یہ ہماری کمپیریزن ہے اور کہاں $120 بلین اور کہاں $1 ٹریلین بھی نہیں, $34 ٹریلین ہے US کے اوپر جو ڈیپٹ ہے. $34 ٹریلین کا جو سود وہ دیتا ہے وہ صرف سود $1 ٹریلین ہے. سسٹینیبل نہیں ہوتی اور US اور اس کے جو ایلائز ہیں دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں اور جو ورلڈ بینک ہے اور IMF ہے یہ ان کی ایک کرمنل نیگلیجنس ہے یا ایک کرمنل سائلنس ہے کہ وہ کیوں نہیں ان کنٹریز کے پاس جا کر کے کہتے کہ تم لوگ ڈیفالٹ ہونے والے ہو, تم لوگوں نے قرضے کی رقم ادا نہیں کی, تمہاری اکانومی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. ہمارے ملکوں کے پاس تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک سال قرضے کی رقم ادا نہیں کی, آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, آپ کی اکانومی زیرو ہو گئی ہے, آپ کا مطلب آپ ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گئے ہو. سری لنکا کے ساتھ ایسے ہوا, پاکستان کو اس تھریٹ میں ہمیشہ رکھا جاتا ہے. لیکن US نے جو اتنا زیادہ قرضہ دے رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اس طرح کی تھریٹ مل رہی. تو یہی کرمنل نیگلیجنس ہے جو آج تک ہوتی رہی ہے, سائلنس. اور آپ ورلڈ بینک اور جو یہ IMF ہیں یہ آپ کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کو US کو اور دیگر جو یہ ہیں ویسٹرن ان کو آپ آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور اس جو ایشو کو ریزالو کرنا پڑے گا, ادروائز پوری گلوبل اکانومی ہی ایک اکٹھی ہو کر کے نا بیٹھ جائے گی. سو پہلے ہی ہم ایک گلوبل ریسیشن سے گزر رہے ہیں, مزید ہم کو کسی بہت بڑے ڈیزاسٹرس گلوبل اکنامک ریسیشن میں. اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ برکس کیوں کامیاب ہو رہا ہے. چائنا اور رشیا کی یہ بات کہ ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کے آئیں گے, ہم اس میں ایک نئی جو ہے کرنسی انٹروڈیوس کرائیں گے, ایک کرنسی باسکٹ بنائیں گے نئی, وہ اس کی طرف لوگ کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیوں اس کو مطلب تمام دنیا کے ممالک اس کی طرف جانے کی اور مطلب خواہش ظاہر کریں کہ ہم
ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं, हम SCO के मेंबर बनना चाहते हैं, हम चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिकॉज दुनिया के ममालिक को पता चल रहा है कि ये जो वेस्टर्न एक सिस्टम ग्लोबल चल रहा था, ये अब बिल्कुल अपनी टिप पे आ गया, और अब ये टिप के ऊपर पहुंचने के बाद अब इसने बहुत बुरी क्रैश लैंडिंग करनी है। और इसी वजह से चाइना और दीगर और ममालिक जिन्होंने US के बॉन्ड खरीद रखे थे बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने अब वो बॉन्ड वापस करने शुरू कर दिए। पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट चाइना ने यही काम शुरू कर रखा है कि उन्होंने US के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो उनको वापस करने शुरू कर दिए हैं और अपने डॉलर्स उनसे वापस लेने शुरू कर दिए। चाइना's US बॉन्ड शिफ्ट पुट्स डॉलर अंडर जियोपॉलिटिकल स्पॉटलाइट, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है इस वजह से कि चाइना ऐसा कर रहा है। और चाइना ही नहीं कर रहा, और भी ममालिक हैं, जैसे टर्की को आप ले लें, जैसे आप ले लें जापान को भी ले लें, और दीगर जो कुछ यूरोपियन उनके एलाइज हैं उन्होंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। बिकॉज ये एक अनसस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें से जितनी जल्दी जो भी मुल्क निकल जाएगा वो उतना ही बेहतर रह जाएगा। तकरीबन जो है पिछले एक क्वार्टर में, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 40 बिलियन जो है US ट्रेजरीज जो है वापस किए चाइना ने, और 10 बिलियन की जो उनके बॉन्ड्स हैं वो वापस कर दिए हैं चाइना ने। और ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की बात है, लेकिन जो तमाम अगर आप देखें 5-10 सालों में, तो वो इससे बहुत बड़ी रकम बन जाती है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद स्टैश ऑफ 3.2 ट्रिलियन एट द लास्ट काउंट इन अप्रैल। और ज़ाहिर है 3.2 ट्रिलियन के इस तरह से उसने बॉन्ड्स अगर इधर उधर से लेके रखे हुए हैं, तो अब चाइना सोचेगा कि यार ये लोग तो अब बॉन्ड्स पैसे वापस करने की पोजीशन में नहीं है, तो एटलीस्ट US और इन यूरोपियन कंट्रीज से तो मैं वापस लूँ अपना पैसा, ताकि मैं अपने पैसे को किसी बेहतर यूज में लेकर के आऊँ। सो इसी वजह से ये भी हुआ है कि चाइना जब इतना ज़्यादा पैसा उनसे वापस लेता है, और भी कंट्रीज जब भी करते हैं, तो पिछले कुछ सालों में इन ममालिक ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो जो नई करेंसी बनाना चाहते हैं उसको वो गोल्ड बैकिंग देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हर जगह से वापस लेकर और उससे गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोल्ड की मार्केट भी बड़ी अप जा रही है। फर्स्ट क्वार्टर इस साल जो है उसमें चाइना ने 27 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा है, और इस वक्त और टर्की ने भी बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदा है, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बिल्कुल हम उसी ब्रिंक पे खड़े हैं, जबकि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने के ऊपर है, और दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अपने मुल्क को बचाएं, और अगर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम हमारे सामने आता है तो क्यों ना हम उस। और इसी न्यूज़ में आप देखें कि पिछले एक साल में ऑलमोस्ट चाइना ने $100 बिलियन की जो ट्रेजरीज ने वापस की हैं, और 100 बिलियन की रकम जो है वो US से निकाल ली है, अपनी वसूल कर ली है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जापान ने भी अपनी कुछ ना कुछ इस किस्म के काम किए हैं, अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स भी वापस किए हैं, कुछ और इस तरह के काम किए हैं, जिसकी वजह से US ने जापान को करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है। यानी कि जापान जो कि US का एक बहुत ही कलीदी जो है वो पार्टनर समझा जाता है, एलाय समझा जाता है, स्ट्रेटेजिक एलाय समझा जाता है, उसके ऊपर भी इन दोनों के आपस में यानी कि ये एतमाद और जो ट्रस्ट की फजा वो ख़त्म हो रही है, और उसने करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है जापान को। लिस्ट में मजीद कौन कौन से कंट्रीज हैं? जापान के अलावा जर्मनी, ताइवान, वियतनाम, ये कंट्रीज हैं, चाइना भी है, सिंगापुर भी है, मलेशिया भी है, और यानी ये तमाम ममालिक अपने सरप्लस जो मनी है वो US से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड्स इनको वापस कर रहे हैं, और इन सब के साथ साथ जापान को भी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल दिया है US ने। सो आप सोचें कि हालात इतने ख़राब हैं कि जो दो एलाई कंट्रीज़ हैं, और आपको पता है US के लिए जापान की स्ट्रेटेजिक अलायंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस कंट्री को किसी वॉच लिस्ट में डाल रहे हो तो वो तो आपसे नाराज़ होगा। तो ये जो हालात हैं इस नहज पे पहुंच गए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, जियो इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स एक बड़ा वाइटल पार्ट है जियो पॉलिटिक्स का, और जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो साथ ही साथ जियो इकोनॉमी के ऊपर भी अपनी पूरी नज़र रखें।